हेलो डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके राजनीति विज्ञान के भाग खंड अ का पहला पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है न्याय की अवधारणा। और न्याय की अवधारणा पाठ के अंतर्गत हमने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को शुरू किया था। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमने जो है वो प्लेटो के प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा, उसके अंतर्गत प्लेटो के अनुसार न्याय, फिर अरस्तु के अनुसार न्याय पढ़ लिया था। फिर हमने मध्यकाल में न्याय की अवधारणा, उसमें ईसाई चिंतकों के अनुसार न्याय की अवधारणा क्या है, जिसमें संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय की अवधारणा और उसके बाद में थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की अवधारणा को पढ़ लिया था। आज अपन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा, आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा जो है उसके अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि विचारकों के विचार जानने का प्रयास करेंगे कि उनके अनुसार न्याय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा को अपन पढ़ेंगे। आधुनिक काल पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आधुनिक काल में न्याय को किस दृष्टिकोण से देखा जाता था, वो अपन को आज देखना है। तो सर्वप्रथम हम जो शुरू कर रहे हैं डेविड ह्यूम, चूँकि हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ के अनुसार न्याय की अवधारणा देख रहे हैं, इसलिए इसमें जितने भी विचारकों के नाम आएंगे वो सभी जो है वो पाश्चात्य होंगे, यानी कि फॉरेनर होंगे। और उसमें सर्वप्रथम अपन देख रहे हैं डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय की अवधारणा क्या है। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? तो डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय जो है उन नियमों का पालन करना है, उन नियमों का पालन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है नियमों का पालन करना। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय है नियमों का पालन करना, ठीक है ना। और वो नियम कैसे होने चाहिए? जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे नियमों का पालन करना जो सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे नियमों का पालन करना ही क्या है? न्याय है, ऐसा डेविड ह्यूम मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है, और उसमें आधुनिक जो काल है उसके अंदर डेविड ह्यूम का नाम आता है। और उन्होंने न्याय को परिभाषित करते हुए, अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि न्याय क्या है? नियमों का पालन करना। और कैसे नियमों का पालन करना? जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, सभी के लिए हितकारी नियमों का पालन करना ही न्याय है डेविड ह्यूम के अनुसार। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विचारक जो आते हैं वो आते हैं उपयोगितावादी विचारक। डेविड ह्यूम के बाद में जो विचारक आते हैं उनका नाम आता है, वो उनको क्या कहते हैं? उपयोगितावादी विचारक। यूटिलिटेरियन थिंकर्स बोला जाता है इनको, यूटिलिटेरियन थिंकर्स। और उसमें 2 विचारक आते हैं उपयोगितावादियों के अंतर्गत। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक आता है जॉन जेरेमी बेंथम, एक का नाम है जेरेमी बेंथम, इनका पूरा नाम आता है जेरेमी बेंथम। और दूसरे विचारक है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल भी इनको शॉर्ट में कहा जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको शॉर्ट में JS मिल भी कहा जाता है। इन 2 विचारकों को उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। 2 विचारकों को नाम याद रखने हैं, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। और इन दोनों के अनुसार न्याय क्या है वो अपन आधुनिक काल के अंदर इसको रखते हैं, और इन दोनों के अनुसार न्याय क्या है वो अपन देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपन उपयोगितावादी विचारकों के अंतर्गत जो बेंथम है उसके अनुसार न्याय क्या है वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। पर समझते हैं उसको क्या है ये सार्वजनिक वस्तुओं। बेंथम के अनुसार क्या है न्याय क्या है? सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं, पदों आदि का वितरण उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार आधार पर होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका वितरण जो है वो किस आधार पर होना चाहिए? उपयोगितावादी आधार पर होना चाहिए। जब हम
अरस्तु का न्याय पढ़ रहे थे, उन्होंने भी वितरणात्मक न्याय की चर्चा की थी। और अरस्तु ने वितरण का जो आधार है, चाहे वो सार्वजनिक वस्तु हो, शक्ति हो, संरक्षण हो, अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, जितनी भी सार्वजनिक वस्तु जो राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी नागरिकों को, वो सभी वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत योग्यता के आधार पर दी जाएगी, योग्यता के अनुपात में दी जाएगी। इसलिए हमने उसको आनुपातिक न्याय भी कहा था। लेकिन यहाँ पर जो उपयोगितावादी विचारक और उसमें बेंथम जो है, वो सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं, पदों और आदि लिखा हुआ है, उसमें सारी बातें आ जाती है, स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार, ठीक है ना, उन सभी का वितरण उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, उपयोगिता को आधार मान करके होना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि बेंथम के अनुसार जिसका सूत्र क्या होगा कि भाई ये उपयोगिता है, ये चीज़ जो है वो उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर वितरित की जानी चाहिए, लेकिन उस उपयोगिता का आधार क्या होगा, ये चीज़ उपयोगी है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो बेंथम, जो जेरेमी बेंथम है, उसने एक सूत्र दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये याद रखना है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। जेरेमी बेंथम जो है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये सूत्र आपको याद रखना है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये सूत्र जो है वो उपयोगितावादी सिद्धांत का आधार है। जेरेमी बेंथम कहते हैं कि वस्तुएं जो है वो वितरित की जाएगी, उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर इनका वितरण होना चाहिए। और इस उपयोगिता का हम पता कैसे लगाएंगे, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब इस सूत्र को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 100 लोग हैं और राज्य ने कोई निर्णय लिया है, राज्य ने कोई भी निर्णय लिया, एक्स निर्णय लिया, और उसमें से 80% लोग जो है वो उससे क्या है, संतुष्ट है, और 20% लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, 20% लोग खुश नहीं है और 80% लोग जो है वो खुश है। तो राज्य के द्वारा लिया गया वह निर्णय क्या होगा, सही माना जाएगा, उपयोगी माना जाएगा। उपयोगिता वही होगी जिसमें अधिकतम लोगों को फायदा होना चाहिए, अधिकतम लोगों को सुख मिलना चाहिए, अधिकतम लोगों के लिए वो हितकारी होना चाहिए। भले उसमें से कुछ लोगों को उसमें नुकसान होता हो तो उसकी कोई मतलब नहीं है, उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अधिकतम लोगों को कोई भी नीति है, कानून है, कोई भी निर्णय है, उससे 80% लोगों को फायदा हो रहा है या अधिकतम लोगों को फायदा हो रहा है, आधे से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो निर्णय सही माना जाएगा, ऐसा बेंथम मानते हैं। भले उससे आधे मतलब उससे कम लोगों मतलब अधिकतम लोगों का फायदा हो रहा है, कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है, तो उससे राज्य को कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा जो है वो कहता है उपयोगितावादी सिद्धांत। तो ये आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बेंथम का विचार आपको समझ में आ गया। सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं, पदों आदि का वितरण जो है वो उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। और ये उपयोगिता का आधार क्या होगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी राज्य कोई भी निर्णय लेगा, वो निर्णय जो है अगर ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को उसमें खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो वो निर्णय सही माना जाएगा। भले उससे, उस निर्णय से या उस नीति से कुछ लोग दुखी भी होंगे तो चलेगा, ऐसा बेंथम मानता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे तो वो न्यायपूर्ण माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय क्या है वो अपन देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय, जॉन स्टुअर्ट मिल भी जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल, वो भी बेंथम से मिलती जुलती ही बातें करते हैं, और वो जो है उपयोगिता के स्थान पर सामाजिक उपयोगिता शब्द का प्रयोग करते हैं। उपयोगिता के स्थान पर थोड़ा सा एडवांस सामाजिक उपयोगिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए बताया कि मनुष्य अपनी सुरक्षा की कामना करता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरी क्या हो, मेरे जीवन की, संपत्ति की, ठीक है ना, वो सुरक्षा हो, और इस हेतु वह कुछ नियम स्वीकार करता है, कुछ नैतिक नियमों को क्या करता है, सुरक्षा की इसको आवश्यकता होती है, कामना करता है, इसलिए वह कुछ नैतिक नियमों को स्वीकार करता है।
कि ये नियम वो क्यों स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उससे अपनी संपत्ति की या किसी भी चीज़ की क्या हो रही है, जीवन की सुरक्षा हो रही है, इसलिए वो कुछ नैतिक नियमों को स्वीकार करता है। और इससे न केवल अपने नैतिक नियमों की इससे न केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा हो रही है, बल्कि दूसरों को भी वैसी ही सुरक्षा मिल रही है। अर्थात व्यक्ति जो है सामाजिक उपयोगिता के नियमों को स्वीकार करता है, नैतिक नियमों को स्वीकार करता है, अपनी स्वेच्छा से ऐसे नियमों को स्वीकार करता है। तो मूल अर्थ में वो कैसे नैतिक नियमों को स्वीकार करेगा, जिससे न केवल अपनी सुरक्षा हो बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा मिल सके, ऐसे नैतिक नियमों को वो स्वीकार करता है। ठीक है, और कुल मिलाकर के जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगिता के इर्द गिर्द ही घूमता है कि वो ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार करेगा जिससे न केवल अपने लिए वो नियम उपयोगी होंगे और साथ साथ में समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो सामाजिक उपयोगिता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नैतिक नियम स्वीकार करता है, जिससे न केवल उसको खुद को सुरक्षा प्राप्त होती है बल्कि साथ साथ में समाज के दूसरे लोगों को भी सुरक्षा प्राप्त होती है। अर्थात वो जो ऐसे नियम जो न केवल अपने लिए उपयोगी है बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी है, ऐसे नियमों को जो है व्यक्ति स्वीकार करता है। अर्थात उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय, ठीक है, नियमों का पालन करना जो सभी के लिए कल्याणकारी हो या सबके लिए हितकारी हो, वही न्याय है। और उपयोगितावादियों के अनुसार, बेंथम के अनुसार न्याय यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण जो है वो इस आधार पर होना चाहिए कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। ठीक है, अब उसमें अल्पसंख्यक लोगों को कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने की या उसकी चिंता करने की राज्य को कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा मानता है बेंथम। और जॉन स्टुअर्ट मिल मानता है कि सामाजिक उपयोगिता के लिए मानव जो है वो नैतिक नियमों को स्वीकार करता है और वो नियम जो है उसमें न केवल खुद को सुरक्षा प्राप्त होती है बल्कि सामने वाले समाज के सभी लोगों को, सदस्यों को उसमें सुरक्षा अनुभव होती है, इसलिए वो नियमों को स्वीकार करता है। और ऐसे उपयोगिता वाले या नैतिक नियमों को स्वीकार करना ही क्या है, न्याय है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे आते हैं अपने जॉन रॉल्स। ये प्रश्न, इसका अभी तक अच्छा प्रश्न बड़ा वाला नहीं आया है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की अवधारणा, चलिए आगे देखते हैं। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस, याद रखना है जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, में सामाजिक न्याय का विचार दिया है। ध्यान रखना, सामाजिक न्याय का विचार दिया है। ठीक है ना, हम आगे जो है न्याय के विविध आयामों की या न्याय के विविध रूपों की चर्चा करेंगे और उसमें सामाजिक न्याय भी एक प्रकार है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का न्याय जो है वो सामाजिक न्याय है। ठीक है, वो किस प्रकार से सामाजिक न्याय है, जब वो सामाजिक न्याय पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, ये न केवल सामाजिक न्याय का अर्थ यही है, न केवल अपने कल्याण की बात करना बल्कि पूरे समाज के कल्याण की बात करना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है ना, किसी भी प्रकार से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भी जो है बात करने की, उनकी भी स्वीकार करने, उनकी भी बातें करने का विचार होता है। तो जब भी आएगा तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय की अवधारणा कौन सी पुस्तक में दी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय का विचार दिया। और उसमें जॉन रॉल्स ने क्या किया, परंपरावादियों के इस विचार से असंतुष्ट थे कि सामाजिक संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाया जाए। सबसे पहले तो वो इस बात को अस्वीकार करते हैं कि सामाजिक संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाया जाए, सामाजिक संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है ना, केवल सामाजिक संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाने से कार्य नहीं चलेगा, सामाजिक संस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाने के लिए वो जो है वो समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो ये बात याद रखनी है।
फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आती है जिसमें प्रश्न भी बनता है, वो याद रखना है, जॉन रॉल्स जो है वो उपयोगितावादियों का खंडन करते हैं। उपयोगितावादियों का जो सूत्र है, उपयोगितावादियों के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को दोषपूर्ण बताते हैं। जॉन रॉल्स उपयोगितावादियों के कौन से सूत्रों को नकारते हैं? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी राज्य के किसी निर्णय या नीति के द्वारा 80% या अधिकतम लोगों को फायदा हो रहा है, तो उससे अगर 20% लोग जो है उसको नुकसान हो रहा है या उनको दुख हो रहा है, तो राज्य को इस पर बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 80% लोगों को फायदा हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो निर्णय 100% सही माना जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो निर्णय सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अधिकतम लोगों को उसको फायदा हो रहा है। तो ऐसे उपयोगितावादियों के इस सूत्र का जॉन रॉल्स क्या करते हैं? खंडन करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं, उसको दोषपूर्ण बताते हैं कि ये उपयोगितावादी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये? इसका एक कारण भी उन्होंने बताया। क्या कारण बताया? वो बता रहा है कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि इस सिद्धांत में बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है आपको, क्योंकि जो उपयोगितावादी कह रहे हैं कि भाई उपयोगितावादियों में क्या होता है कि उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी सिद्धांत से या किसी निर्णय से या किसी योजना से, नीति से जो है 80% लोगों को अगर उसमें सुख प्राप्त हो रहा है, उसको संतुष्टि मिल रही है, और 20% लोग जो है उससे दुखी है, तो इसका मतलब वो निर्णय सही माना जाएगा। इसमें वो निर्णय जो है वो सही माना जाता था, उपयोगितावादी ये कहते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो 80% लोग हैं वो क्या बन जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं, और 20% लोग इनकी स्वतंत्रता का, इनके अधिकारों का, इनकी इच्छाओं का क्या होगा? दमन होगा। ये एक दास बन जाएंगे, यानी कि ये 80% लोग फिर जो है इन 20% लोगों पर क्या करने लगेंगे? तानाशाही स्थापित करेंगे। बहुमत की अल्पमत पर क्या हो जाएगी? तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इसलिए ये निर्णय उपयोगितावादियों का कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र किसको कहा जाएगा? लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन 80% लोग, इस उपयोगितावादियों के केस के अंदर क्या हो रहा है? 80% लोग जो है अगर वो संतुष्ट है, तो 20% लोगों की जो अल्पमत में है उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाएगा, उनका दमन कर दिया जाएगा, वो दास जैसी स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए जॉन रॉल्स कहता है कि उपयोगितावादियों का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुमत जो है वो अल्पमत पर क्या कर लेता है? तानाशाही स्थापित कर देता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित होती है, किसमें? उपयोगितावादियों के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय के सिद्धांत में। इसीलिए जॉन रॉल्स जो है वो उसको क्या करता है? उपयोगितावादियों के इस सिद्धांत को दोषपूर्ण बताता है, गलत बताता है कि ये उपयोगितावादियों का ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत सही नहीं है। इसलिए वो आगे क्या करते हैं? किसी कार्य को करने से यदि 80% लोगों का कल्याण होता है और 20% लोगों के कल्याण के विरुद्ध हो, तो इस कार्य को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो 20% लोग भी क्या है? राज्य का हिस्सा है, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। ठीक है, तो जो जॉन रॉल्स कहते हैं कि उपयोगितावादियों के इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुमत जो है वो अल्पमत पर तानाशाही का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जॉन रॉल्स जो है आगे क्या कहते हैं? जॉन रॉल्स ने बताया कि संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मूल सिद्धांत होने चाहिए। न्याय के दो मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करता है संवैधानिक लोकतंत्र के अंतर्गत। जो है संवैधानिक लोकतंत्र में जॉन रॉल्स न्याय के दो सिद्धांतों की चर्चा करता है। पहला, अधिकतम स्वतंत्रता। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
स्वतंत्रता को यदि सुरक्षित रखना है तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि और ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध होती है। प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि जैसे उपयोगितावादियों के अंदर 80% लोगों को तो क्या हो रहा था, सुख मिल रहा था, स्वतंत्रता मिल रही थी, और 20% लोगों का क्या हो रहा था, स्वतंत्रता का क्या हो रहा था, हनन हो रहा था। लेकिन जॉन रॉल्स कहता है कि नहीं, अधिकतम लोगों को स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और यह स्वतंत्रता सबको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना, अन्य सभी जैसी बहुमत को मिल रही है वैसे की वैसी अल्पमत को भी उपलब्ध होनी चाहिए, व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो अगर हम न्याय स्थापित कर सकते हैं। अगर न्याय लाना है तो क्या करना चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि वो व्यापक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुमत जो है वो अल्पमत के लोगों की स्वतंत्रता को दबा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो कह रहे हैं, व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। देखिए, सबके लिए कल्याणकारी हो, 80-20 का रेशियो नहीं होगा इसमें, 100% लोगों के लिए कल्याणकारी होंगी। ठीक है ना, व्यक्ति और राज्य, जॉन रॉल्स कहता है कि व्यक्ति और राज्य को ऐसी स्थितियों का, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। कैसी परिस्थितियां, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, अधिकतम लोगों के लिए नहीं, 100% लोगों के लिए जो है वो कल्याणकारी हो। ऐसी व्यक्ति और राज्य क्या करेगा, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करेगा, तो ही जो सबके लिए कल्याणकारी, तभी जाकर के राज्य में न्याय की जो है स्थापना हो सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा न्याय के सिद्धांत। जो संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मूल सिद्धांतों की बात करता है जॉन रॉल्स। पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता मिलेगी, और जो कि उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी मिल रही है या उपलब्ध हो अन्य व्यक्तियों को भी। दूसरी बात, व्यक्ति और राज्य ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, स्थापित करेंगे जो सबके लिए क्या हो, कल्याणकारी हो, तभी समाज में न्याय स्थापित हो सकता है। आगे अपन देखेंगे जॉन रॉल्स जो है एक विशेष सिद्धांत का जो है प्रतिपादन करता है, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ भी है, तो इस सिद्धांत को अपन को समझना है। चलिए, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, अज्ञानता का पर्दा के सिद्धांत क्या कहता है? अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत के अंतर्गत समझने से पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि मानव की मूल प्रवृत्ति क्या है। मानव की मूल प्रवृत्ति जो होती है स्वार्थी होती है। यदि उसको ये पता लग जाए कि समाज में मेरी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, इस नीति से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो व्यक्ति जो है वो ऐसे ही नियम बनाएगा जो कि खुद के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो, खुद के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने जो सगे संबंधी है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। समझ में आई बात? तो व्यक्ति इस मूल प्रवृत्ति से स्वार्थी होता है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि उसको उस अपनी जो स्थिति है उसका ज्ञान है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, यदि वो उस स्थिति से अनभिज्ञ हो जाए, उससे मतलब बिल्कुल से उस स्थिति को जो है, समाज में जो स्थिति है उससे वो भूल जाए, विस्मृत हो जाए, और उसको ये भी पता नहीं हो कि वो किस जाति का है, स्त्री है या पुरुष है, या वो किस धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो अमीर है या गरीब है, ये सब
स्टेटस जो समाज में होता है उससे सबसे वो क्या हो जाए, विस्मृत हो जाए, वो भूल जाए, और बाद में वो यदि ये सब स्थितियों से अलग हो करके, ठीक है, उसको अपनी स्थितियों का, पृष्ठभूमि का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, और फिर वो जो उसको कहा जाए कि आप समाज के लिए नियम बनाइए, तो वो फिर ऐसे नियमों का निर्माण करेगा जो सबके लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि उसको खुद को भी पता नहीं है कि आगे जाकर के हो सकता है कि आज अगर वो कुछ गरीबों के लिए बुरे नियम बनाएगा, गरीबों के लिए यदि बुरे नियम बनाएगा, तो हो सकता है कि वो अपने आप को बुरी परिस्थिति में, जब उसको अपनी स्टेटस का ज्ञान हो सकता है वो बुरी परिस्थिति में हो, ठीक है, और वो मतलब सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है, ठीक है। इसको और आगे इसमें स्लाइड से समझने का प्रयास करते हैं। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति अपनी स्वयं की विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति, मतलब वही पृष्ठभूमि यानी कि वो किस बैकग्राउंड से था, अमीर है या गरीब है, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। सभी लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि अपना विकास कैसे करते हैं, अपनी पृष्ठभूमि को देख करके अपना विकास करते हैं, और अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे द्वारा जुड़ जाता है, और उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, अपना विकास करना। एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, अपना विकास करना। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि मेरे कास्ट वालों का, मेरे धर्म वालों का, मेरे ग्रुप वालों का, मेरे जैसी विचारधारा रखने वालों का क्या होना चाहिए, आगे विकास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे तो न्याय की स्थापना नहीं होगी। एक ऐसा तो जो भी सत्ता के अंदर आएगा वो हमेशा अपने सत्ता का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा, ऐसा जॉन रॉल्स कहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अज्ञानता का पर्दा होना चाहिए। अज्ञानता का पर्दा यानी कि उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं अमीर हो या गरीब हूँ, मैं किस जाति का हूँ, मैं किस धर्म का हूँ, मेरा ग्रुप क्या है, मैं किस विचारधारा का हूँ, ठीक है। ये सभी इन सभी पृष्ठभूमियों से वो व्यक्ति जो है अलग हो जाएगा, और फिर वह जब नियमों का निर्माण करेगा तो फिर वो नियम जो बनाएगा वो न्याय के नियम होंगे, और वो न्याय के नियम सबके लिए कल्याणकारी होंगे, वो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होंगे, पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होंगे, वो किसी समूह विशेष के लिए कल्याणकारी नहीं होंगे, ठीक है, वो किसी समूह विशेष के लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। तो ये यही आगे बात दी हुई है। परंतु यदि, आगे लिखा हुआ है ना, परंतु यदि व्यक्ति अपनी विशेष पृष्ठभूमि और स्थिति से अनभिज्ञ हो जाए, वो उससे अलग हो जाए, तो वो विकास के केवल वही दृष्टिकोण अपना आता है जो नैतिक दृष्टि से क्या हो, सही हो। अगर वो सारी अपनी स्थितियों से, पृष्ठभूमियों से, वो किस जाति का है, धर्म का है, विचारधारा का है, अमीर है या गरीब है, वो सब वो छोड़ करके फिर जब वो नियम बनाएगा, जो दृष्टिकोण अपनाएगा, वो हमेशा नैतिक दृष्टि से क्या होगा, वो सही होगा। और व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से उसका या उसके परिचितों का बुरा नहीं होने वाला है। तो सदैव वो क्या करेगा, सदाचार और नैतिकता के नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। एक बार मैं फिर शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जॉन रॉल्स कहता है कि मानव जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। मानव जो है क्या है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए यदि उसको अगर नियम बनाने का कहा जाएगा, जबकि उसको मालूम है कि जब उसको ये मालूम है कि मैं किस धर्म का हूँ, मैं किस जाति का हूँ, ठीक है, मेरे ग्रुप्स कौन कौन से हैं, मैं किस विचारधारा को मानने वाला हूँ, मैं अमीर हो या गरीब हो, ये सारी पृष्ठभूमि उसको पता होगी, तब तो वो जो नियम बनाएगा वो समाज के लिए, सबके लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। वो सबके लिए कल्याणकारी नहीं होंगे, वो सिर्फ अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने ग्रुप वालों के लिए, अपने परिचितों के कल्याण के लिए नियम बनाएगा। लेकिन जॉन रॉल्स कहता है कि यदि व्यक्ति जो है ये सारी पृष्ठभूमियों से अलग हो जाए, उसको अज्ञानता हो जाए, वो अनभिज्ञ हो जाए इन सभी परिस्थितियों से, इन स्टेटसों से, इन पृष्ठभूमियों से, तब जो नियम बनाए जाएंगे वह वास्तविक नियम होंगे, वो नियम सबके लिए कल्याणकारी होंगे। ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जॉन रॉल्स के अंतर्गत आपको 3-4 बातें याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी पुस्तक जो परीक्षा में पूछी जाती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस याद रखना है, और उसने एक सामाजिक संस्था को न्यायपूर्ण बनाने
न्यायपूर्ण बनाया जाए, इससे वो असंतुष्ट थे। उन्हें जॉन रॉल्स ने उपयोगितावादियों का क्या किया है, खंडन किया है, वो आपको ध्यान रखना है। क्यों खंडन किया है, किस आधार पर खंडन किया है, वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर जॉन रॉल्स ने अधिकतम जो ये संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 मूल सिद्धांत बताए, उसमें 2 बातें याद रखनी है। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है, और सभी व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो कि अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो। और साथ में दूसरा पॉइंट आता है, व्यक्ति और राज्य ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करे जो सबके लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। फिर आता है इसके अंतर्गत अज्ञानता का पर्दे का सिद्धांत, जो मैंने आपको बता दिया। व्यक्ति मूल रूप से स्वार्थी होता है, अगर उसको अपनी पृष्ठभूमि का पता है, ठीक है, किस जाति धर्म, ठीक है, ग्रुप्स विचारधारा का है, अमीर है गरीब है, तो वो तो फिर स्वार्थ के नियम बनाएगा, अपने परिचितों के कल्याण के लिए नियम बनाएगा। लेकिन यदि जॉन रॉल्स कहता है कि उसको अज्ञानता हो जाए, वो अज्ञानता के पर्दे के अंदर पीछे आ जाए, कहने का मतलब वो उसको अपनी पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं हो, तब जो नियम बनाएगा वो नियम जो है वो सबके लिए कल्याणकारी होंगे, वो नैतिक दृष्टि से सही होंगे, और वही न्याय के नियम होंगे, ऐसा जॉन रॉल्स मानता है। तो जॉन रॉल्स आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको उपयोगितावादियों के अनुसार न्याय बता दिया था, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार और बेंथम के अनुसार न्याय, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। उसके बाद इससे पहले मैंने आपको बता दिया था डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय है नियमों का पालन करना, ऐसे नियमों का पालन करना जो सभी के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो, सर्वहित के आधार हो। तो बस इस प्रकार से आज आपका जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। इतना ही आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा। कल अपन देखेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंदर न्याय की अवधारणा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।